आम आदमी पार्टी को मैं कहना चाहूंगा कि आपका वोटों का परसेंटेज कितना, आप देख लीजिए कि उत्तराखंड में क्या है। देश की पहचान आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से पूरे विश्व में है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही देश का विकास हो सकता है, देश प्रगति कर सकता है। हिंदू तो ऐसा है कि अपनी मुंह की रोटी भी निकाल कर दे देता है, लो खा लो। ज्ञानव्यापी मस्जिद को जो कि औरंगजेब ने 1669 में तोड़ के बनाया है, हमारे 45,000 मंदिरों को तोड़ के आप लोगों की मस्जिदें बनी है। ओवैसी जैसे जो नेता है वो इस बात को समझे। आज 25 मई 2022 बुधवार को जो कई न्यूज़ चैनल वाले मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, जिसमें विशेष तौर पे नेटवर्क न्यूज़ वाले, उनको मैं नमस्कार और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने एक बर्निंग इशू के ऊपर आज मेरा इंटरव्यू आप दिखा रहे हैं। आज ज्ञानव्यापी मस्जिद का मुद्दा जो एक बर्निंग इशू है वो कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट में होने के बावजूद भी मुस्लिम धर्म के नेता, मुस्लिम नेता इसके ऊपर अपनी स्टेटमेंट देने से बाज नहीं आ रहे हैं। मैं उन सबको बताना चाहूँगा कि ज्ञानव्यापी का संस्कृत में अगर इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं तो इसका मतलब होता है ज्ञान का कुआं। और ज्ञानव्यापी जो मस्जिद है वो हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ सटी हुई है, जिसको औरंगजेब ने 1669 में तोड़ के मस्जिद बनवाई। हमारे ओवैसी जी कहते हैं कि भारत से बाहर के मुसलमान, खासकर अरब देशों के मुसलमानों से हमें कोई लेना देना नहीं है। मैं ओवैसी जी से एक ही बात कहना चाहूंगा, हिंदू धर्म सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग 4 खंडों में बांटते हैं। आपका इस्लाम धर्म तो आया ही 1400 साल पहले। तो हिंदू थे भारत में, हिंदुस्तान में, तो मुस्लिम कहां से आए? जो बाहर से आए थे। खैर, इस विषय पर मैं नहीं बोलना चाहता। जो बर्निंग इशू है मैं उस पर कहना चाहूंगा, ओवैसी जी जरा अपनी स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से देख के बोला करे। वो एक भारत में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में वो कोई बात ना बोले, संविधान के अनुरूप बोले। तो ज्ञानव्यापी के बारे में मैं बताना चाहूंगा, मैं हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के नेताओं से हाथ जोड़कर एक विनती करता हूं। मैं भारत सरकार से इस विषय पे बात कर रहा हूं और हिंदू धर्म के नेताओं को मनाने की जिम्मेदारी मैं प्रोफेसर राजेश शर्मा, भारत सरकार में मुझे जिम्मेदारी दी गई, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय का सदस्य बनाया गया। मैं भाजपा के राष्ट्रीय टीम में 2 बार राष्ट्रीय टीम को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। युवा मोर्चा को प्रदेश में भी रहा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी रहा। जहाँ जहाँ मुझे कार्य दिया गया मैंने अपने तरफ से कार्य करने का प्रयास किया। अब बात चल रही है ज्ञानव्यापी मस्जिद के ऊपर, तो मैं ये कहना चाहूँगा नेटवर्क न्यूज़ के माध्यम से पूरे देश के जनता को कि जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशानुसार भारत सरकार ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर न्यास ट्रस्ट बनाया, हम उस ट्रस्ट के कुछ मेंबर्स, मौलाना उमैद इलायची इंडियन इमाम ऑर्गेनाइजेशन के नेशनल प्रेसिडेंट है, मेरे बहुत अच्छे मित्र भी है, उनको, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज से नकवी जी को, और भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर या हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड न्यायाधीश को एक कमेटी बना दे और हम कहते हैं कि वहां पर जो है भगवान शिव का शिवलिंग है, इसके प्रूफ मिले। जब मैं नहीं कह रहा, ये तो सारा देश क्या सारा विश्व देख रहा है, क्योंकि हर जगह हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग है। हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंगों में, सभी ज्योतिर्लिंग में नंदी जी महाराज की मूर्ति शिवलिंग के सामने होती है। सिर्फ काशी विश्वनाथ में ही सामने नहीं है। तो नंदी जी किसको देख रहे हैं? नंदी जी अपने भगवान शिव को देख रहे हैं, जिसे मुस्लिम धर्म के नेता एक फुवारा बताते हैं। और कई ऐसी उन्होंने स्टेटमेंट दी जिनके ऊपर उनके ऊपर एफआईआर भी लॉन्च हुई है देश में जगह जगह पर। जबकि हमारे किसी हिंदू नेता ने, किसी सरकार के प्रतिनिधि ने, किसी जनप्रतिनिधि ने, भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी नेता ने मुस्लिम धर्म के खिलाफ कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं दी है। हम सभी धर्मों को मान सम्मान करते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में
हमने कोरोना महामारी से भी विजय हासिल करी। अगर देखा जाए तो भारत का जो कोरोना के टाइम में भारत के प्रधानमंत्री ने, हमने सभी, जहां हमारी सरकारें हैं और जहां हमारी सरकारें नहीं भी है, हमने कोरोना का टीका निःशुल्क वितरित किया है। और कोरोना का टीका लगाने के लिए मैं अपने हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो लाहौल स्पीति के इंटीरियर एरिया में जहां पर रोड भी नहीं है, वहां भी हमने कोरोना का टीका लगाया है घर घर जाके। आज भारत का मान सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व में, सारे विश्व के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मान चुके हैं कि भारत आने वाले समय में एक विश्व गुरु बनने जा रहा है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात तो पूरा विश्व देख रहा है और विश्व मान रहा है, और आने वाले समय में भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। मेरी बात कोई आज तक गलत नहीं निकली, जो बातें मैंने बोली वो आज तक सही निकली। ये देश की सारी जनता जानती है, जो मुझे देखती है, फॉलो करती है। मैंने कहा था उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनी। मैंने कहा था मणिपुर में भी बनेगी, मणिपुर में भी बनी। उत्तराखंड में मेरे मित्र धामी जी चंपावत से चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत जल्दी चुनाव जीत जाएगी, मैं उनको बधाई दे चुका हूं पहले ही। हमारी वहां पे सरकार बन चुकी है। और आम आदमी पार्टी जो भाजपा के बारे में स्टेटमेंट देती है, उनके सारे नेता तो त्यागपत्र दे के भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं हिमाचल से। उत्तराखंड से भी उनके नेता भाजपा में आ रहे हैं। एक प्रदेश में उनकी सरकार चल रही है अभी, पंजाब में, क्योंकि दिल्ली तो एनसीटी में आता है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी आता है, एक राज्य नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल जी पंजाब की चीफ सेक्रेटरी और पंजाब के कई आईएएस और आईपीएस ऑफिसरों की मीटिंग दिल्ली में लेते हैं। अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसा कभी मैंने ना सुना है, ना देखा है, ना पढ़ा है। अरविंद केजरीवाल जी ने पढ़ा हो तो शायद मैं नहीं जानता इस बारे में। मैं चाहता हूं कि इस कोरोना के टाइम में देश के अंदर हम आर्थिक रूप से कैसे आगे बढ़े, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को कैसे मजबूत करें, देश की तरक्की, देश का विकास, इसके बारे में सोचे। जो मुस्लिम धर्म के लोग जब कोर्ट में केस विचाराधीन हैं तो क्यों इसके बारे में स्टेटमेंटें देते हैं। हमारे भगवान के शिवलिंग के बारे में, भगवान शिव के बारे में उन्होंने जो स्टेटमेंटें दी है, जो लिंग के बारे में उन्होंने ऐसी स्टेटमेंटें दी है जो मैं अपने मुंह से बोल भी नहीं सकता। भगवान शिव के बारे में तो हमारे शास्त्रों में भी कहीं पर भी ना आदि है, ना अंत है, ना ब्रह्मा जी जान पाए, ना विष्णु जी जान पाए। अब इस ज्ञानव्यापी मस्जिद का मैं एक जो उदाहरण दे रहा हूं, जिससे कि हिंदू और मुस्लिम दोनों आपसी सलाह मशवरा करके इसको अपना ले कि भारत सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश अनुसार श्री राम मंदिर न्याय ट्रस्ट बनाया। उस ट्रस्ट के कुछ मेंबर्स इंडियन इमाम ऑर्गेनाइजेशन के जो नेशनल प्रेसिडेंट है मौलाना उमैद अल-ऐसी जी, जो मुस्लिम धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, उन जैसे कुछ मेंबर्स, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज से नकवी जी, किसी को अगर प्रतिनिधि बनाना चाहे तो वो, और भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश के नेतृत्व में एक कमेटी बना दे। वो ये फैसला करे कि ज्ञानव्यापी मस्जिद को, जो कि औरंगजेब ने 1669 में तोड़ के बनाया है, वहां पर दोबारा से पूर्ण रूप से एक मंदिर का निर्माण हो। उस मंदिर में मैं तो बहुत एक सलाह दे रहा हूं सभी धर्मों के लिए। देखिए, ये मेरी सलाह मेरे को लगता है देश की सारी जनता को समझ में आएगी कि जो हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में, हमारे पुराणों में, हमारी वाल्मीकि रामायण में लिखा है वो हमें दे दे, और मुस्लिम धर्म के जो इस्लाम में लिखा है हम उन्हें वो दे देते हैं। झगड़ा ही नहीं है किसी बात का। हमारे जो भी शास्त्रों में लिखा है, जिसको सुप्रीम कोर्ट भी मानता है, फिर मैं दोबारा से कहना चाहूंगा अपनी बात को, खासकर ओवैसी जैसे जो नेता है वो उस बात को समझे कि हमारे वेदों में जो लिखा है, हमारे पुराणों में जो लिखा है, हमारे उपनिषदों में जो लिखा है, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, वो क्षेत्र हमें दे दे, और इस्लाम धर्म में जो कुरान शरीफ में लिखा है वो हम दे देंगे। और इस विषय जैसे और विषयों के ऊपर झगड़ा करने के बजाय कोरोना के इस टाइम में
आपस में बैठ के विचार विमर्श करके भारत को तरक्की के रास्ते पे ले जाके भारत को विश्व गुरु बना के भारत की प्रगति होने से देश की जनता को, देश के लोगों को रोटी भी मिलेगी, रोजी भी मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक यही सपना है, तभी वो स्टार्टअप इंडिया, मेक इंडिया के ऊपर बात करते हैं। मेक इंडिया का मतलब हुआ, ये पेन अभी हम बोलते हैं इसको मेड इन चाइना फॉर एग्जाम्पल, भारत से जब बाहर जाके बन जाए मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, तो मेड इंडिया का मतलब मेक इंडिया। हम स्टार्टअप की बात करते हैं। स्टार्टअप का मतलब है नई सोच, न्यू विजन, न्यू आइडिया। स्टार्टअप में किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। आपके पास एक न्यू विजन होना चाहिए, एक न्यू आइडिया होना चाहिए। भारत के माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं कि देश के जो युवा है वो काम करे, काम करके 4 लोगों को रोजगार भी दे, रोजी रोटी खुद भी खाए, औरों को भी खिलाए। हमारी तो यही सोच है कि देश की तरक्की हो, देश का विकास हो, देश आर्थिक रूप से हम विकासशील देशों से विकसित देशों की श्रेणी की तरफ जा रहे हैं। हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में नहीं आते अब। और आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के कौशल से, मेरे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, उनके कौशल, नेतृत्व, सहयोग से भारत विश्व गुरु बनेगा। आम आदमी पार्टी को मैं कहना चाहूंगा कि आपका वोटों का परसेंटेज कितना, आप देख लीजिए कि उत्तराखंड में क्या है, उत्तर प्रदेश में क्या है, गोवा में क्या है, और आने वाले समय में हिमाचल में, राजस्थान में, गुजरात में हमारी सरकारें बनेगी, फुल मेजोरिटी से बनेगी। मेरी आज तक कोई बात गलत नहीं निकली, जो बात मैंने कही वो हमेशा सही निकली है, जी देश की सारी जनता जानती है। मैं देश की जनता से यही कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करो। मुस्लिम नेताओं से भी ये कहना चाहूंगा कि आप इस्लाम धर्म में जो भी लिखा है हमें दिखा दे, हम देने को तैयार है। इसके लिए मैं भारत सरकार से बात करूंगा, मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात करूंगा। और हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, हमारे उपनिषदों में, हमारे वेदों में, हमारी वाल्मीकि रामायण में जो लिखा है वो हमें दे दो। हम लोगों पर क्या गुजरी होगी, हमारे पूर्वजों पे क्या गुजरी होगी। सोचो, हमारे 45,000 मंदिरों को तोड़ के आप लोगों की मस्जिदें बनी है। हम लोगों में कितना पेशेंस है। हिंदू तो ऐसा है कि अपनी मुंह की रोटी भी निकाल कर दे देता है, लो खा लो। हम लोगों ने हमेशा ही, महाराणा प्रताप हमारे देख लीजिए, शिवाजी देख लीजिए। और देशभक्ति के लिए कांग्रेस सरकार ने हमें कभी, मैं प्रोफेसर रहा, तकरीबन 25 साल मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, डिफरेंट यूनिवर्सिटी में और कॉलेजों में, कभी आज तक एनसीईआरटी की किताबों में ये नहीं छपने दिया। प्रोफेसर जीएस राजपूत जी के साथ भी मैंने काम किया और सफरो नेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से मैं विजय प्राप्त हुई थी सन 2000 में, जब माननीय मुरली मनोहर जोशी जी मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी में केंद्रीय मंत्री थे, कि उन्होंने हमेशा एनसीईआरटी में यही बताया, मुगलों के बारे में बताया। हमारे जो नेता है जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जी, शिवाजी, महाराणा प्रताप जी, और ऐसे बहुत सारे नेता जिन्होंने देश को तरक्की की तरफ बढ़ाने के लिए, देश को एक करने के लिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने तो चाणक्य के कहने से पूरे भारत को एक करके दिखाया। मैं चाहता हूं पूरा भारत एक बने, और पूरा भारत तभी एक बन सकता है जब मुस्लिम धर्म के लोग भी इस बात को स्वीकार करें। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात गुलाम नबी आजाद जी ने एक स्टेटमेंट में कही है। उन्होंने कहा है कि ये बात मैं स्वीकार करता हूं, ये बात गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, कि आज से 600 साल पूर्व उनके भी पूर्वज हिंदू थे। हिंदू धर्म का इतिहास कितना पुराना है, ये मेरे मुस्लिम भाइयों, मेरे ओवैसी जी और ओवैसी जैसे जितने भी नेता हैं जो धर्म गुरु बन के बैठे आज की डेट में, ये ज्ञानव्यापी मस्जिद का जो मसला है जब कोर्ट में विचाराधीन है, तो आप इसके ऊपर क्यों स्टेटमेंट दे रहे हो? हमारे देवी देवताओं के बारे में आप लोगों ने इतनी स्टेटमेंट दी, कई आपके ऊपर एफआईआर लॉन्च हो चुकी है कई लोगों के ऊपर। हमारे किसी भी नेता ने अभी तक कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी है। मैं नेटरिक न्यूज का सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे समय दिया, आपने मेरे इंटरव्यू लिया, आप मेरी न्यूज को
जनमानस तक पहुंचाने के लिए देश और विदेश में जहां तक आपका नेटवर्क है वहां तक आप पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं प्रिंट मीडिया का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के ऊपर जो मैंने अभी एक मशवरा दिया, उस मशवरे को मैं दोबारा बोलता हूँ। सारे देश की जनता से मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में, हमारे वाल्मीकि रामायण में जो लिखा है वो हमें दे दो, और आपके कुरान शरीफ में जो लिखा है वो हम आपको दे देंगे। इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार से बात करने की जिम्मेदारी मेरी रही। ये जिम्मेदारी प्रोफेसर राजेश शर्मा लेता है। मैं चाहता हूं देश की तरक्की, देश का विकास, देश की प्रगति, और मुस्लिम धर्म के नेताओं से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, निवेदन करता हूं, देश की तरक्की और विकास हो जाने दो। इस समय किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछ लो कोरोना की वजह से क्या देश की स्थिति है। माननीय प्रधानमंत्री जी बाहर के जो देशों में इस समय जा रहे हैं, लगातार जाते हैं, वो चाय पीने नहीं जाते हैं, वो देश को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने कई बार कांग्रेस के नेताओं से कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो भारत देश, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है, वो देश के प्रधानमंत्री है। अब हम 8 साल पूरे होने के ऊपर देश में जगह जगह जो हमारे कार्यक्रम हो गए जनमानस के लिए, 31 मई को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शिमला आ रहे हैं। हमारे बड़े भाई मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी और मेरे भाई केंद्रीय मंत्री मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भारत सरकार, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा मेरे बड़े भाई, इनके निवेदन पे माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात के लिए राजी हो गए कि वो 31 तारीख को शिमला में आएंगे। और 8 वर्ष पूरे होने के ऊपर जो हमारे कार्यक्रम देश में जगह जगह हो गए, जिसमें शिमला में भी हमारा कार्यक्रम हो रहा है, देश की जनता ने, लोकतंत्र में जिसको जनता मत देती है उसी की सरकार बनती है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। जी देश भली बात अब इस बात से परिचित हो चुका है, जान चुका है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही देश का विकास हो सकता है, देश प्रगति कर सकता है। देश की पहचान आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से पूरे विश्व में है। मैं जब स्टूडेंट्स को पढ़ाता था तो मैं कहता था उनको, एक समय ऐसे आएगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश पे नेतृत्व करेगी, और आज मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश पे नहीं, आने वाले समय में भारत पूरे विश्व का गुरु बनेगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। जो मैंने भी ज्ञानव्यापी मस्जिद का जो मसौदा, जो ड्राफ्ट बताया जनता के सामने, उस ड्राफ्ट को मैं सरकार के सामने भी रखूंगा। उस ड्राफ्ट के ऊपर सब लोग एग्री हो जाए तो कोई इशू ही नहीं है। हम तो चाहते हैं सारा का सारा मुद्दा प्यार से हो, शांति से हो, और किसी भी प्रकार से हम लोगों की हो सकता है मतभेद हो सकते, मैं मानता हूं इस बात को, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में जिन्होंने विकास करके दिखाया, ये एक मिसाल है कि उत्तर प्रदेश में सरकार दोबारा से रिपीट हुई। सबने कहा था कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, मैंने कहा था नहीं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। हम उत्तर प्रदेश का विकास करके दिखा रहे हैं। गुजरात का विकास चल ही रहा है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी वहां के मुख्यमंत्री थे तब से उन्होंने लगातार करके दिखाया। अरविंद केजरीवाल जी सोचते हैं कि वो गुजरात का विकास कर देंगे, वो पहले अपने गोवा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का वोटों का परसेंटेज देख ले। उनको जनता पूरी तरीके से नकार चुकी है। पंजाब में उनके हेल्थ मिनिस्टर को मुख्यमंत्री के कहने से गिरफ्तार किया जा रहा है। पंजाब में भ्रष्टाचार, अभी सरकार बने टाइम कितना हुआ है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक भी नेता के ऊपर, एक भी मंत्री के ऊपर, एक भी मुख्यमंत्री के ऊपर 1 रुपए का करप्शन का चार्ज नहीं है, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग काम करके जनता से मत मांग रहे हैं, हम लोग जनता को अपने काम दिखा रहे हैं। कोरोना के टाइम में पूरे विश्व में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, कनाडा सब हिल गए, परंतु भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने किसी भी प्रकार से हार नहीं मानी, और
कोरोना की तीसरी लहर आके चली गई, हमें किसी को नहीं पता चला। कोरोना की चौथी लहर कोई नहीं आने वाली। कोरोना के ऊपर लगभग भारत विजय प्राप्त कर चुका है। भारत में लगभग लोगों को कोरोना की सेकंड डोज लग चुकी है और बूस्टिंग डोज जो थर्ड डोज है वो भी लग रही है। कोरोना पे भारत लगभग विजय प्राप्त कर चुका है और इसका सारा श्रेय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को जाता है, उनकी सोच को जाता है, उनके विचारों को जाता है, उनके आविष्कारों को जाता है। उन्होंने पर्सनली पेन लेकर इस कोरोना बीमारी के लिए जी जान से जुटकर इस बीमारी के ऊपर काबू पाया है। मैं नेटरिक न्यूज का फिर दोबारा से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया, आपने मेरी बातों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। जय श्री राम। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।